जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बात क्या है और बात क्या है। मैं आज जो मेरी बात है वो ये है कि स्वात में वैसे भी इससे पहले भी हमने ये बात की थी, लेकिन अगेन वो एक छोटे कॉन्टेक्स्ट में की थी, वो जो स्वात के मौलवी फ़ज़ल थे। बिगर कॉन्टेक्स्ट में बात यह है कि टिम्बर माफिया बेदरेख कटाई कर रहा है और इस पे आई हैव गॉट सम फैक्ट्स टुडे। और कुछ वीडियोस भी हैं जो कि लोगों ने ख़ुद बनाई हैं कि न रात के अंधेरे में न दिन के उजाले में कहीं भी टिम्बर माफिया ये डर नहीं रहा है और इतनी और बेदरेख कटाई कर रहा है। इससे हो क्या रहा है इस पर फिर मैं बाद में बताऊंगा। फिर आप लोग अपनी बात डिस्कस करें वन लाइनर और फिर हम एक्सप्लेनर की तरफ जाते हैं। अच्छा, मैं बात करूं भट्ट साहब? जी जी, आप कर लें, आप कर लें, बिल्कुल कर लें आप। अच्छा, मुझे तो फैसल तुम्हारी बात में बड़ा इंटरेस्ट फ़ील हो रहा है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा हों, हमारा मौसम बेहतर हो, हमारा माहौल बेहतर हो। जिन इलाक़ों में कुदरत ने हमें दरख्त दे रखे हैं, अगर वहाँ भी दरख्त नहीं होंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? वैसे तो हम दरख्त उगाते नहीं हैं, तो जहाँ हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं तो वहाँ अगर दरख्त कट जाएंगे तो मौसम जैसा हो रहा है वो उससे बदतर होगा। हमारे ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाएंगे, सैलाब आएंगे और बहुत ज़्यादा यानी तबाही मच जाएगी। तो तुम हमें थोड़ा सा आदाद शुमार दो ताकि हमारे सामने ज़रा पिक्चर तो क्लियर हो। अच्छा, तो फिर आज फिर इसी पे बात कर लें। हाँ, इस पर भी करते हैं बात, लेकिन तुम शुरू तो करो। अच्छा, मेरा अब मंजन ऐसा है टांगा। कि हाँ बट साहब, आपकी अगर कोई बात है तो आप बताएं, या फिर अगर आप इसी टॉपिक पे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो हम आज इसी पे पूरा कर लेते हैं। वट एवर सूट्स द जेंटलमैन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं चले फिर, ठीक है, मैं अपनी मोशन वापस लेता हूँ। और बल्कि वापस का लेता हूँ, मैं मोशन अपनी पेश ही नहीं करता जो मैंने उसे पेश की थी। मैं तो मंजन फिल्म पे करनी थी, मंजन देखता था अपना, खैर बात। लेकिन हम इसी माहौल पे कर लेते हैं बात। और ओके आप लोग इसे कंटिन्यू करें काइंडली। ओके। अच्छा, ये हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं खैरुल्ला भाई की फ़ेसबुक पे मैंने एक हफ़्ते पहले एक तस्वीर देखी जिसमें एक और आप तस्वीर अब ये देख रहे हैं, ये तस्वीर है कि एक पिकअप है ये, और इसमें जो लॉग्स हैं, जो लकड़ी के टाले हैं, उनको काट के ले जाया जा रहा है। और उस पर खैरुल्ला भाई की पोस्ट बड़ी मायने ख़ेज़ थी, और वो पोस्ट ये थी कि और गर्मी, हम वैसे ही कितनी गर्मी है और अब सवात वाले आप भी गर्मी बर्दाश्त करेंगे। व्हेन आई लुक डीप इनटू इट, और मैंने उसमें देखा तो सवात का कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पे टिम्बर माफिया एक्टिव नहीं है, और ये आज से नहीं है। ये जब मैंने इसकी छानबीन की तो 2010 में, उसके बाद 2016 में दावे वादे, चाहे वो फॉर्मर वज़ीर आला हों, चाहे वो एनडीएमए के लोग हों, सब ने दावे वादे किए। ये तो हो गई ऊपर ऊपर की बात। अब जैसे कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान में कम अज़ कम अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस 25% मिनिमम जो फॉरेस्ट एरिया या ग्रीन एरिया वो होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ कितना है, क्या कोई मुझे मेरे इल्म में इजाफा कर सकता है अगर आप लोगों को पता हो तो? ख्याल है 1.5-2% ही होगा। हाँ, चेक ज़्यादा किया नहीं जा होगा। सकता है इसको, शायद इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। 3% हार्डली है, 3% हार्डली। 2010 में ये ग्रीन जो हमारा पूरा एरिया था वो 5% था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तरक्की करते हुए 2024 में उसको 5 से 3% कर दिया। पहली चीज़, अब मैं कोड कर रहा हूँ, ये एनडीएमए 2010 में जो एनडीएमए के सरबराह थे और उनको मैं कोड कर रहा हूँ, और उनके मुताबिक उस वक्त 5% था। आपको याद होगा 2010 में सैलाब आया था तवान भाई और बट साहब, बिल्कुल बिल्कुल। उस हाँ, वक्त उसने तबाही मचा दी थी स्वात वगैरह हाँ में। जी। तो उस वक्त जो प्रोविंशियल हेड थे एनडीएमए के शकील कादिर साहब, उन्होंने ये कहा था कि जी हमारे पास सिर्फ 5.2% जो है वो फॉरेस्ट कवर है, और फॉरेस्ट कवर नहीं है। अगर ये 25% होता तो शायद इतनी सैलाब से तबाही नहीं आती जितनी इस सैलाब से तबाही आई। नाउ रोल बैक टू 2024, इस वक्त स्वात में क्या हो रहा है। अब जो मैं आपको वीडियो दिखाने लगा हूँ, ये वीडियो है अतरोड़ घबराल की। तवान भाई ज़रा एक्सप्लेन करें लोगों को कि अतरोड़ घबराल जो है ये जगह कैसी है और ये कहाँ रास्ते में आते हुए जाती है। ट्रैवलर्स को तो पता है, थोड़ा आप एक्सप्लेन करें। यार, तुम मुझसे बेहतर कर सकते हो क्योंकि तुम मुझसे ज़्यादा जाते हो, तो मैं भी चाहूँगा कि तुम करो, मेरी भी यादें ताज़ा हो जाएं। अच्छा, अतरोड़ घबराल जो है वो जो महूडन, जो बहुत मशहूर जो झील है,
उसके रास्ते में आते अतरोड़, गबराल, मटलतान, ये इन इटसेल्फ बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन ये अब जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये रात के अंधेरे में यहाँ पे कटाई हो रही है और भर भर के ट्रक यहाँ से लकड़ियों को ले जाया जा रहा है गैर कानूनी तौर पे। अब बहुत सारे लोग उनकी अच्छा आईब्रोज रेज होंगे। फैसल ज़रा 1 मिनट के लिए रुकना। जो तुम अतरोड़ की बात कर रहे हो वो मुझे नहीं याद पड़ रहा कि वो मटलतान के रास्ते में आती है, क्योंकि जब आप कालाम से जाते हैं ऊपर की तरफ तो पहले ओशू आता है, फिर उसके बाद वो मुड़ने के बाद मटलतान आता है। फॉरेस्ट है, बण से आगे एक एरिया है जो पर्टिकुलरली वो ओशू के नाम से मशहूर है। फिर उसके बाद ओशू से ऊपर जाएं तो मटलतान आता है, और फिर मटलतान से ऊपर जाएं तो महूडंड, और फिर महूडंड से आगे तो सैफुल्ला और चित्राल। ये जो अतरोड़ है ये इनके अतराफ में है। ये मेरे ख्याल से या तो ये आप ट्रैकिंग करते हुए जाते हैं कालाम से, ये मतलब ये पॉइंट्स हैं। नॉर्मली लोग वहाँ नहीं जाते क्योंकि ये जीपेबल भी नहीं है बास एरियाज, तो लोग इसी पट्टी पे जाते हैं जो हम जिक्र कर रहे हैं कि ओशू से मटलतान से फिर वो मेरे ख्याल से ये जो ओशू से लेफ्ट हैंड पे जो नई जगह डिस्कवर हो रहे हैं जिनमें ब्लू वाटर है, और मेरे ख्याल से ये उस तरफ है। इसको हम मैप पे चेक कर लेंगे। उन्हीं सिमतों में उस तरफ है। तो जनाब वहाँ पे ये रात में, तवान भाई आप ये फुटेज देखें, ये रात में कटाई हो रही है। और अब ये तो हमने रात में, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये माफिया जो है, टिम्बर माफिया, ये बस रात में ही चोरी छुपे ये काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। दिन दहाड़े ये माफिया कैसे काम कर रहा है। एक और मुझे वीडियो मिली जो मैं आप दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में गालिबन ये कोई एक्सपर्ट हैं जो कि ख़ुद ये गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, और उनके आगे ये एक ट्रक जा रहा है, और इस ट्रक में वो गाड़ी में से बैठ के ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये सारे जो दरख्त हैं। अच्छा तवान भाई, मज़े की बात यह तबर साहब, दरख्त काटना जो है उसके कुछ लॉज भी हैं। 2017 में लॉज बने थे। उस लॉ के मुताबिक कि आप दरख्त कितना काट सकते हो, कौन सा काट सकते हैं। बहुत सारे लोग इस माफिया से ये कहते हैं कि जी अगर किसी दरख्त की एज ऊपर हो गई है या डेड हो गया है तो जी हम उसको काट लेते हैं और लकड़ी का इस्तेमाल कर लेते हैं। और एक दरख्त को डेड होने का जो वो एक यार्ड स्टिक है उनका, उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं DBH, डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट ऑफ द ट्री। और वो जो डायमीटर है दरख्त का, उसको दरख्त ज़मीन से 4.5 फीट ऊपर नापा जाता है कि वो कितना डायमीटर है। और अगर वो डायमीटर जो है वो 14 हो, या मैं वीडियो देख के फिर से वो जिसमें वो शख्स बात भी कर रहा है कि इतना डायमीटर हो तो आप काट सकते हैं, और इतना डायमीटर नहीं है तो आप नहीं काट सकते हैं। वो शख्स इस वीडियो में साफ ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि यार इसमें कोई भी ऐसा दरख्त नहीं है जिसका डायमीटर जो है वो उससे जो लॉ है उसके जो है वो पास हो। तो ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात है। ये वो कह भी रहा है कि जी ये इमेच्योर दरख्त हैं, ये सारे इमेच्योर दरख्त हैं, ये अपनी उम्र को सही नहीं पहुंचा और उनको दरख्त का काट दिया गया। ये दिन दहाड़े भी हो रहा है। फैसल, जो तुम बात कर रहे हो कि किस तरह का दरख्त काटा जा सकता है, किस तरह का नहीं काटा जा सकता, मुझे इस पे एक डॉक्यूमेंट्री याद आ रही है जो ईरानी टेलीविज़न है, उस पर ये डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी। वो लुरिस्तान में बख्तियारी कबाइल के बारे में थी। जो डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर है उनका मेज़बान वो कुछ दिन उनके साथ गुजारता है, तो उनको लकड़ी की ज़रूरत होती है, ज़ाहिर है ख़ुद को गर्म रखने के लिए, खाना पकाने के लिए, और उनके पास लकड़ियों का ढेर होता है। एक मौके पे वो ढेर कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, तो उस कबीले की, उस ख़ानदान की एक ख़ातून बहुत ऊपर जा रही होती हैं लकड़ी लेने के लिए। तो ये मेज़बान भी उनके साथ साथ ट्रैवल करता है, और वो जहाँ जिस जगह वो लोग रह रहे होते हैं, ग़ालिबन ये खाना बदोश कबीला होता है, तो जहाँ रह रहे होते हैं उससे बहुत दूर जाके वो एक लकड़ी का उनको डेड वुड नज़र मिलता है। एक बहुत बड़ा तना था जो ख़त्म हो चुका था, वो उसको काटते हैं और उसको नीचे लेके आते हैं। जिस मुश्किल से लेके आते हैं वो बहुत बड़ा गट्ठर बन जाता है। वो अपनी जगह था, तो ये उससे पूछता है, उस खातून से और उसकी बेटी से, कि आप इतनी दूर क्यों आए। तो उसने कहा कि हमें पता चला था कि यहाँ एक ये डेड वुड है, ये एक इसका यानी फौत हो चुका है ये दरख्त, तो हम ताज़ा दरख्त या अपने जो ज़िंदा दरख्त हैं उनको नहीं काटते, हम इसलिए इसको ढूंढने यहाँ पहुँचे और अब ये हम गट्ठड़ बना के नीचे लेके जा रहे हैं। मतलब ये एहसास मौजूद था कि दरख्त की अहमियत क्या है। और हम पढ़ते हुए आए हैं और सुनते हुए आए हैं बचपन में कि गांव देहात वाले पहाड़ी इलाकों में जहाँ लकड़ी की ज़रूरत होती थी, अगर वो कोई दरख्त काटते थे तो उसी के साथ
कई दर्जन पौधे बोते थे कि कम से कम ये उसका मदावा हो जाएगा कि जब हम बड़े होंगे या और दूसरी नस्लें आएंगी तो उनको दरख्त मिलेंगे। तो माफिया के लिए तो वो तो रहम ही नहीं खाते ना किसी के ऊपर, उन्हें तो बस ज़ाहिर है अपने धंधे से मतलब है। तो ये वाकई फिक्रअंगेज बात है ये। अच्छा फैसल, सॉरी हम हाँ जी भट्ट साहब, जी सॉरी मैं अपनी बात काट रहा हूँ यार। मैंने आपसे एक मेरे जहन में सवाल था, आपने बता तो दिया कि यार्डस्टिक है वो दरख्तों की करने के लिए, बताने के लिए कि जी कौन से दरख्त को काटा जा सकता है, लेकिन क्या कोई ऐसा सिलसिला भी है, क्योंकि आई एम मोर इंटरेस्टेड कि कोई ऐसा मतलब महकमा जंगलात की जानिब से कुछ किस्म के स्टेप होते हैं कि भाई ये फलाना दरख्त पर कुछ टैगिंग कर दी कि भाई अब काट सकते हैं या नहीं काट सकते? क्योंकि कोई भी जाएगा, हम जैसा आप जैसा जाएगा जिसको यार्डस्टिक का नहीं पता और जबकि यार हमारे दिल में लालच होगा या हमारा मतलब जो भी हो, हम वो दरख्त कोई भी काट देंगे। तो कोई इस तरह का कोई अमल होता है वहाँ पर? हाँ अच्छा, अब देखें, जाहिर सी बात है हम तो जाके ना, हम आपने तो एक ये मफरूज़ा वो किया ना कि एक ले मैन जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा। ये जितने माफिया, टिम्बर माफिया हैं, ये ले मैन तो किसी भी उसमें नहीं आते। दे नो इट, दे आर द लोकल्स, या फिर बाहर से भी आए तो दे नो इट कि जी कौन सा दरख्त कैसा है, कितना क्या है। तो एक तो चीज़ ये, दूसरी चीज़ है, ये आपने बहुत अच्छी बात की। मैंने आज दो जो शख्सियात हैं उनसे रब्ता किया है। एक सईद साहब हैं और एक मौज़म साहब है। सईद साहब जो हैं वो पाकिस्तान में क्लाइमेट पे बहुत काम कर रहे हैं। मौज़म साहब WWF से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इन दोनों को मैंने एक तो ये दरख्वास्त की है कि एक तो गैर कानूनी तरीक़ा कौन सा होता है जी दरख्त काटने का, उस पर मैंने इनको मदऊ किया है अगली बार। तो इस पर एक तो चीज़ ये हम करेंगे। दूसरी बात ये कि जो मैं आज ये बात कहना चाह रहा था, हम वो पता नहीं कौन सी नेशन है जो अपनी गलतियों से सीखते नहीं है। 2010 से पहले भी बहुत सारे सैलाब आए थे। 2010 में सैलाब आया, फिर आगे 2012-13 में सैलाब आया, पिछले 2023 में सैलाब आया, 2020 में सैलाब आया, शहरों में, गांव में, देहातों में 2015 में सैलाब आया, एवरीवेयर। 2010 में जब हमारी एनडीए में हमें ये ख़बरदार कर रही है कि भाईजान आपका 5% कवर्ड एरिया है फॉरेस्ट का, उसको डिफॉरेस्टेशन से बचाया जाए और 20 से 25% पे लाया जाए, ताकि क्योंकि ये दरख्त जो पहाड़ों पे हैं वो पानी का फ्लो रोकते हैं। ये दरख्त अगर मैंग्रोव्स की शक्ल के हैं तो वो डेल्टा एरिया में सुनामी और समुद्री तूफान को रोकते हैं, सी लेवल राइज को रोकते हैं। लेकिन हम बेदरेक कटाई करे जा रहे हैं। मैं अपनी आखिरी बात सिर्फ ये करूँगा कि हम गालिबन ऐसी नेशन, और ये दोनों वीडियोस आप लोग गौर से देखें, एक रात के अंधेरे में, एक दिन दिहाड़े, तस्वीरें भी दिन दिहाड़े, बुरी तरीके से कटाई, बुरी तरीके से डिफॉरेस्टेशन हो रही है। हम ऐसे लोग हैं जो, मुझे इस पे टैगलाइन एक समझ आई कि हम सिर्फ अपने पेड़ों पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे, हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बल्कि अब तो पैर जाके पूरा ही कुल्हाड़ी पे मार दिया हमने। और वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द डेवस्टेशन टू कम। सिर्फ एक चीज़ आखिरी है, वो ये, मुझे अच्छी तरह आता है तवान भाई, चित्राल में मैं जब समा टीवी में था, मुझे फ्लड की कवरेज के लिए भेजा और वहाँ पे लोग परेशान थे। लोगों ने मुझे बताया, लोकल्स ने, कि जी हम तो सदियों से जहाँ जो पहाड़ों के ऊपर जो उनकी आबादियाँ होती हैं ना, हमारे बुज़ुर्गों ने घर वहीं बनाए थे जहाँ से अगर कभी पहाड़ के ऊपर से सैलाब आए ग्लेशियर टूट के, तो हम उसकी गुज़रगाहों में नहीं बनाते थे। और हमारा एक सिस्टम होता था, हम पहाड़ों के ऊपर एक चौकी रखते थे, रात में अगर कोई इस तरह की चीज़ होती थी तो वो आवाज़ मारता था, हम साइड हो जाते थे अगर तो उस रूट। अब तूफ़ान ने, इस क्लाइमेट चेंज की वजह से या इस सैलाब ने अपना रुख मोड़ लिया। अपना रुख मोड़ने के बाद वो तमाम तर उन चीज़ों पे, और अब जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ ये 2015 की तस्वीर है। मैं एक रबल पे खड़ा हुआ हूँ। इस रबल के 50 फीट नीचे पूरा गांव था जो कि जिसको मैं क्या कहूँ, सैलाब बुर्द हो गया, या वो जो क्योंकि वो पहाड़ इतने ख़तरनाक हैं, उन पहाड़ों में सिर्फ सैलाब नहीं आया, वो सैलाब अपने साथ मार्बल के टुकड़े, वो पहाड़ अपने साथ आयरन ओर के टुकड़े, और वो पहाड़ अपने साथ दीगर मिनरल्स के शार्पनल्स लेकर आया। वो पूरा गांव दब गया। लकीली आबादी वहाँ से निकल गई, लेकिन मवेशियों के सारे दब गए थे। तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द डेवस्टेशन। मेरी भैया बस हो गई यार, मेरी बस हो गई। मैं बिल्कुल मैंने मुदाखलत नहीं की। 1 मिनट यार, 1 मिनट। मैंने बिल्कुल इसको नहीं टोका, क्योंकि मेरी बेगम ने आज मुझे डांटा था पिछली 2 वीडियोस देख के कि तुम फैसल को टोकते हो, फैसल को टोकना नहीं। तो भाई आज मैंने बिल्कुल इसको नहीं टोका। मैंने कहा चाहे जो बोले कल आप बोलने दो भाई, दफ्तर में तो आपकी टोकम बहुत बोल लिया। और हाँ, अब थोड़ा सा मुझे बोलने दें यार।
मुझे मेरे अजीज़ और महबूब शहर कराची की बात करने दें, अब जहाँ मैंने यार- बचपन में पीपल के दरख्त देखे, जहाँ मैंने हाँ। बादाम अब के यार दरख्त आप ये कर देखे, लीजिएगा, और मुझे ऐसे थोड़ा सा फैसलों से इंटरेक्शन करना था। सॉरी सॉरी, आप कर लीजिएगा, मुझे आप अगर 2 मिनट दे दे यार, मैं तो पूरी वीडियो में खामोश बैठा रहा हूँ बिल्कुल आपकी तरह। यार पहले मुझे मेरी बेगम ने चुप करा दिया, अब आपने चुप करा दिया, भाई मैं आप किधर मुझे जाऊँ अपनी यार। पार्ट टाइम बेगम ही समझ लें, खैर कोई मसलेबाजी की, ज्यादातर टाइम आपका मेरे साथ दफ्तर में गुजरता है। तो ये सब ज्यादा मेरा, अल्लाह ताला हमारी भाभी को खुश रखे भाई, उन्होंने आपको जिस हाँ, तरह नकेल डाल के रखा हुआ है, हमारी बस की बात नहीं हमारा। अब आप भी डाल लो ना अकेले आप। नहीं नहीं, खैर सॉरी फैसल, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, दोबारा आ रहा हूँ भाई, मेरे भाई। यार ये तो आपने समाज की बात कर दी, गांधी बात की थी। मैं इस दौरान जिस दौरान मैं खामोश था और आप दोनों को बड़ा, बल्कि दोनों क्या बल्कि तुमको बहुत सुन रहा था, मैं एक स्टोरी मैं रिकॉल कहाँ करने की बोला हूँ कोशिश, भाई। अच्छा नहीं, मैं एक स्टोरी रिकॉल करने की कोशिश कर रहा था। ये अगर ये खाली समाज की कहानी नहीं है, ये खाली हमारे नॉर्दर्न एरियाज की कहानी नहीं है, पहाड़ी इलाकों की कहानी नहीं है, ये जो हमारे मैदानी इलाकों में भी जंगलात हैं, यहाँ भी तकरीबन कुछ ऐसी सूरत है। मैंने कुछ टीवी पे इंडिपेंडेंट शायद, सॉरी मैं याद नहीं आ रहा कहाँ पर मैंने देखी स्टोरी, ये बहुत अच्छी स्टोरी थी। ये जो गाँव में रहीम यार खान, अगर आप गए हो वहाँ पर जो मशहूर जंगलात हैं, उनका नाम अब्बासिया प्लांटेशन है गालिबा। तो अच्छा। वहाँ, हाँ, तो वहाँ पर अगर आप जाए, रहीम यार खान जैसे ही आप दाखिल होते हैं सादकाबाद से, जब हम निकलते आगे, तो आपको बहुत सारे आप देखेंगे कि वो ट्रैक्टर होते हैं, ट्रॉलियाँ होते हैं, ऑटो रिक्शे होते हैं, मोटरसाइकिल, साइकिलों पर लोग लकड़ी लेके आपको रोज सुबह सुबह जाते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। ये वो लकड़ी होती है जो अब्बासिया प्लांटेशन से चोरी की जाती है सर। और जंगल के करीब जितनी अच्छा। भी आरा मशीनें हैं या शहर में है, और ये काफ़ी अरसे से ये सिलसिला चल रहा है। और ये सिर्फ सैलाब की कहानी नहीं है, ये मतलब आम हालात में भी जो है ये चलता जाता है। अच्छा, ये अब्बासिया प्लांटेशन जो है गालिबन ये मनसूबाबंदी के तहत पाकिस्तान में उगाए गए सबसे बड़े जंगलात हैं। ठीक है, मजमूई रकबा इनका तकरीबन 34,000 एकड़ है। ये आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितने ज़्यादा बड़े प्लॉट है, और मतलब जान सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, इनका तरीका वारदात क्या है? तरीका वारदात ये है जनाब अली के, चूँकि इसमें टिम्बर माफिया के साथ महकमा जंगलात का अमला जो होता है मिला होता है हमेशा की तरह, जो जब तक कोई मैटर नहीं होता इस तरह की कार्रवाई हो नहीं सकती, वो भी इतने बड़े पैमाने पे। तो जो महकमा जंगलात के मुलाजमी, जो उनके टेम्पररी मुलाजमी या जिनको कहा जाता है वो कंट्रेक्चुअल, जो लकड़ी काटने पर रखे होते हैं, उनके 18-20 हज़ार रुपये उनकी उजरत होती है बेचारों की। उनको जो है लकड़ी सो जो चोरी होती है सो होती है, वहाँ पर ये होता है इन मुलाजमीन को उजरत नहीं दी जाती, इनसे वाउचर पे दस्तखत तो करा लिए जाते हैं, इनसे मतलब सरकारी जो भी इनका मैनेजर होता है या देनदार कहा जाता है सॉरी इसको, और वो उजरत के वाउचर पर जो होता है वो दस्तखत करा के रकम खुद लगी होता है। और उन मजदूर से कहा जाता है कि वो अपने मुआवजे के तौर पर जंगल से लकड़ी काट लें भैया। वो सुबह जो ट्रैक्टर पे, ऑलराइट। ट्रॉलियों पे जो लोग जा रहे होते हैं, वो वही मजदूर होते हैं जो लकड़ी काट के ले जाके जा रहे होते हैं, उनको बेच रहे होते हैं। यहाँ पर जनाब अली मतलब शीशम के दरख्त हैं वो ना होने के बराबर रह गए उस रिपोर्ट के मुताबिक। मैं और जब उन दरख्तों को जड़ से उखाड़ दिया जाता है, रिगार्डलेस टू उनकी एज क्या है जो तुमने यार्डस्टिक बताई, मतलब जी। इन दरख्तों को जड़ों से उखाड़ दिया जाता है। और तरीका, और अपनी वारदात को छुपाने के लिए जनाब अली क्या किया जाता है कि गड़ों को मिट्टी और पत्ते से भर दिया जाता है। वो वीडियो शायद अगर मुझे मिल गई तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है? श्योर ठीक श्योर। है। और वो जंगल में जो जमा होता है कचरा, वो उस वक्त की तकरीबन साल 2 साल पहले की रिपोर्ट है कि ये 25 से 30 हज़ार रुपये के करीब जो है कचरा फरोख्त होता है। अब वो ट्रॉली का वाह। हिसाब था क्या था मुझे याद नहीं। पत्ते जो हैं, पत्ते वो उसमें रिपोर्ट में मेंशन था, सिर्फ पत्ते 20,000 रुपये फी ट्रॉली फरोख्त होते हैं सर, 20,000 रुपये फी ट्रॉली। और ये पत्ते चूंकि कचरा और पत्ते ईंटों के जो भट्टे होते हैं वहाँ पर ये लोग करते हैं, गालिबन यूज़ करते हैं। अच्छा। और ये सब हम मतलब क्योंकि 20 मिनट के करीब आ रहे हैं, आपने बहुत अच्छी बात की है, एडिंग टू द फैक्ट कि रहीम यार खान इज़ हाईली फ्लड प्रोन एरिया। तबान भाई अब आपकी तरफ। अच्छा यार, Yes, मैं अब तो आपकी मैं कराची की बात करना चाह रहा हूँ। कराची में कराची की हमने बात कर देखा रहे हैं। है बचपन में हमारे बादाम के दरख्त क्या होते थे, पीपल के दरख्त होते थे। मुझे आज भी याद है कि तिब्बत सेंटर के सामने जो फुटपाथ है वो सुबह में सुर्ख हुआ होता था, क्योंकि बादाम गिरते थे, लोग उसके ऊपर से गुजरते थे तो वो बादाम कुचले जाते थे। लाल वाले बादाम जो होते हैं ना, जी। बड़े वो मजे के पूरी होते थे फुटपाथ भाई। सुर्ख हुई हुई होती थी। अब वहाँ में वो दरख्त नहीं नज़र आते। पीपल के पुराने पुराने दरख्त हमने एम्प्रेस मार्केट के सामने, बोरी बाज़ार के सामने देखे हैं। पेशावरी जो आइसक्रीम वाला है उसके सामने कुछ 125 साल पुराना, सफ़ी हसन की पूरी 150 साल पट्टी। पुराना पीपल का दरख्त था, वो सारे गायब हो गए। फिर अभी इससे फैसल ने मैंग्रोव्स की बात की, तमर जिसको उर्दू में कहते हैं, तो वो मैंग्रोव्स बेसिकली कराची के लंग्स हैं।
कराची सांस उनसे लेता है, कराची को ऑक्सीजन उनसे मिल रहा है। ये हमारी साहिली पट्टी पे मैंग्रोव्स आज से चंद साल पहले तक, 20 साल 15 साल पहले तक बहुत ज़्यादा थे। जो जजीरे हैं, गुड्डो है और दूसरे जजीरे हैं, उनके ऊपर मैंग्रोव्स बहुत ज़्यादा थे। एक दफ़ा मेरा इत्तेफाक हुआ PNS हिमालय जाने का, तो वहाँ मैंग्रोव्स बहुत शानदार हैं। फैसल ने गालिबन देखे होंगे, वो बहुत ही खूबसूरत पूरा जंगल है और बड़ा सरसब्ज़ है वो। तो वहाँ उसके इर्द गिर्द जो दूसरे जजीरे हैं जिस पे हमारे नेवी वाले नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि वो मतलब आम लोग, माहीगीरों का वहाँ गुज़र होता है, वो गंजे हो चुके हैं, उनके मैंग्रोव्स से वो खाली हो चुके हैं वो जजीरे। तो मैंने पता करने की कोशिश की कि यहाँ PNS हिमालय पर तो मैंग्रोव्स के जंगलात बड़े सरसब्ज़ और शादाब हैं और बाकी हर जगह कट कटा के वो बर्बाद हो चुके हैं। नए मैंग्रोव्स भी यानी उनकी बका के लिए कोई कोशिश नहीं की गई। तो पता चला इन जजीरों पे गैस नहीं है, इन जजीरों पे कोई और ईंधन का ज़रिया नहीं है, वो अपने खाने कहाँ से पकाएं, तो वो यही मैंग्रोव्स काट काट के ले जाते हैं। मतलब मेरा शहर ऑक्सीजन से भी महरूम हो रहा है। मैं उनको कसूरवार नहीं ठहरा रहा, ज़ाहिर है वो इंडिजिनस लोग हैं, वो सदियों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए ना। शायद वो नहीं कर पा रहे हैं तो किसी और की तो ज़िम्मेदारी है ना, सिटी गवर्नमेंट की, सूबाई हुकूमत की, किसी की तो ज़िम्मेदारी है। और मैंग्रोव सिर्फ हमारे लिए या हमारी आबो हवा के लिए अहम नहीं है, उनकी जड़ों में पल्ला अपने अंडे देता है। जो ब्रीड होता है पल्ला मछली, वो मैंग्रोव्स की जड़ों में होता है। मतलब खुदा न खास्ता अगर मैंग्रोव्स ख़त्म हो जाते हैं तो शायद हम पल्ला की नस्ल से महरूम हो जाएं। तो मेरे लिए तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ ताबान भाई, सिर्फ पल्ला नहीं, पूरी मरीन बायोडाइवर्सिटी, पल्ला, दीगर मछलियाँ, क्रैब्स, प्रॉन्स, वो पूरे बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन पल्ला तो बिल्कुल एक मुनफरिद मछली है ना, जो इसी खित्ते में और इसी एरिया में पाई जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि हमें पल्ला खाने के लिए हैदराबाद जाना पड़ता है। मतलब ये भी अजीब बात है। एग्जैक्टली वो समंदर की रॉ के मुखालिफ सिमत में पल्ला सफ़र कर रहा है, वो तैर के ऊपर जा रहा है। ये कहीं ऐसा नहीं होता, वो मछलियाँ ऊपर से नीचे डाउन स्ट्रीम आती हैं, लेकिन पल्ला एक ऐसी मुनफरिद मखलूक है कि वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसका तहफ़्फ़ुज़ भी बड़ा ज़रूरी है। फिर फैसल, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम सुबह को उठते थे तो हमारे इर्द गिर्द चिड़ियों का शोर होता था। भाई वो दरख्त होते थे जिनकी वजह से चिड़ियाँ थी, वो परिंदे इनकी वजह से थी। आप लाख परिंदे पाल लें, आप चिड़ियाएँ पाल लें, आप तोते पाल लें, वो बात नहीं आएगी। एक आप दरख्त उगा लें, एक आप पौधा उगा लें, उसको दरख्त तक पहुंचा दें, उसकी उम्र को, वो सारे परिंदे वापस आ जाएंगे, वो सारी खूबसूरतियाँ, वो सारी मौसीकी वापस आ जाएगी। मुझे याद है तो भैया दरख्त बड़े ज़रूरी हैं। ये इसी तरह मैं बात करूँगा और ये मेरा पर्सनल मेरा वो आ जाता है, हर चीज़ में मेरी पर्सनल वो आता है, दुख आ जाता है। पर्सनल जो भी है मेरा गार्डन लास्ट 1 मिनट आप दरख्तों से भी पर्सनल हो जाएंगे। बिल्कुल भाई, मेरे एक घर में लॉन है, गार्डन है, फैसल में देखा हुआ यार। मुझे याद नहीं पड़ता आखिरी दफा मैंने तितली कब देखी। मेरे बचपन में बहुत तितलियां होती थी, यहाँ पर घूमती थी और यहाँ पर बहुत पौधे लगे। गुलहरियाँ नहीं नजर आती यार, गुलहरियाँ नहीं नजर आती। और तितलियों से बड़ा हमारा शुगल होता था, शुगल होता था, हाथ पे चीनी लगा के हम लॉन में ऐसे बैठ जाते थे। अच्छा, इसमें सही है, ओके। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, क्योंकि इतना वसी व अरीज़ टॉपिक है, कुछ चीज़ें हुई हैं अच्छी। सिंध में मैंग्रोव से बहुत काम हुआ है, सिंध में अच्छा काम हुआ है, ये अपने आप में एक वो चीज़ है। और ये गवर्नमेंट और WWF ने काम किया है। सिंध में मैंग्रोव रिवर्स हुए हैं। ठट्टा की तरफ दावा करते हैं कि बहुत बड़ी प्लांटेशन हो रही है। हुए, चलना पड़ेगा, जाके देखना पड़ेगा। हुए हैं सर, हुए। एक तो वो और एक वो, और दूसरा जो कि हमने तो अपनी आंखों से देखा है, ये किडनी हिल पार्क। और वहाँ पे जो इस पे हम नेक्स्ट ज़रूर करेंगे, उस पे हम ज़रूर करेंगे। आजकल जो है वो KMC उसका वो ले रही क्रेडिट। इसका क्रेडिट अगर थोड़ा सा पीछे जाए तो ये डॉक्टर सैफ जो हैं, उन्होंने इस पर बहुत काम किया है। अगेन आई वुड लाइक टू इनवाइट हिम एज वेल। का तज़किरा इसलिए भी ज़रूरी था कि वो हम कौम थे। हम कौम हैं आपके। तो उन्होंने जो तस्वीरें तुम्हारे, जी हाँ, उन्होंने जो तस्वीरें सेंड की हैं, वो जो इंडिजिनस परिंदे थे कराची के, वो किडनी हिल में वापस आए हैं विद सम नायाब परिंदे एज वेल, जिसमें येलो ब्रेस्टेड पिजन और ये सारी जगह है। हाँ, बहुत जाने की जगह जबरदस्त है। यस, बल्कि तुम ये किडनी हिल की तुमने बात की है तो मेरे पास भी कुछ वीडियोज है जो हमने शूट किए हैं, मैं वो भी भेजता हूँ तुम्हें, वो भी शामिल किडनी हिल में। अच्छा, वाह ज़बरदस्त। ठीक है, मेरे पास तस्वीरें, वो मैं सेंड करूँगा। चलें तो भाई, आज से फिर इतना ही। सिर्फ इस चीज़ पे एंड करते हैं कि पता नहीं डिफॉरेस्टेशन कब ख़त्म होगी नहीं होगी। वी आर अ नेशन
अवेटिंग आवर डेवेस्टेशन। हम अपने अगेन वही वाली बात है, पेड़ों पे कुल्हाड़ियाँ मार के अपने पैरों पे कुल्हाड़ियाँ मार रहे हैं। पाकिस्तान क्या दुनिया अच्छी बात की। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं, और पता नहीं हम इसका फ़ायदा उठा पाते नहीं उठा पाते। गुज़िश्ता रोज़ चित्राल में ग्लेशियर फटने से बहुत बड़ा सैलाब आया है और सारी राब्ता सड़कें वो एक बार फिर बह गई हैं इसके। यस, तो अल्लाह करे कि कोई आँख खोले, अल्लाह करे किसी की आँख खुले। मेरी हो रही है आँख बंद, तो मैं आपसे जाऊँगा इजाज़त। इस वीडियो का नाम रख देना, पेड़ों पे कुल्हाड़ियाँ पैरों पे कुल्हाड़ियाँ। भाई वाह, सही है, ठीक है, चलो, पेड़ों पे नहीं खुदा पैरों हाफ़िज़। पे कुल्हाड़ियाँ। ओके, हाँ। फिर आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए खुदा अपना हाफ़िज़। ख्याल और अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।